हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे, जो कि चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 40 पे जो क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी के, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो क्या होती है, कमरे के ताप पे द्रव होती है, नंबर 1। नंबर 2, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। नंबर 3, ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। और नंबर 4, ऊष्मा की कुचालक होती है। इन धातुओं के हमने नाम बताने हैं। तो आंसर आपके ये हैं। पहले का आंसर है मरकरी या पारा, दूसरे का है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। इन तीनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरे का आंसर है चांदी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और चौथे का आंसर है लेड या सीसा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, आघात वर्धनीय तथा तन्यता का अर्थ समझाइए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेलियाबिलिटी किसे कहेंगे। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धनीय या आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल में पाई जाती है। दूसरा, डक्टिलिटी या डक्टाइल, धातुओं की तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। तो ये दो प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ लिया, जो कि मेटल में पाई जाती है। नेक्स्ट है पेज नंबर 46 में क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो आंसर इज एयर। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, जैसे कि आपको पता है हाईली रिएक्टिव है, जो वायु, नमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर आसानी से आग पकड़ लेती है। इसलिए इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो ये आसानी से रिएक्शन करके आग पकड़ लेगा, जो कि हानिकारक होता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अभिक्रियाओं के लिए समीकरण। दो अभिक्रियाएं हैं, नंबर 1 लोहे की भाप के साथ, नंबर 2 कैल्शियम एवं पोटेशियम की जल के साथ। तो पहला जो अभिक्रिया आपकी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर कौन सी फॉर्म में, यहाँ पे वेपर की फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में है, तो ये बनाता है आयरन का ऑक्साइड और साथ में गैस निकलती है हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन है, इसको जंग लगने की अभिक्रिया भी कहते हैं। जब वाटर के साथ, वाटर का जो वेपर कंडीशन है, वेपर स्टेट है, उसके साथ जब आयरन की रिएक्शन होती है तो उस पर लोहे पे जंग लग जाता है। दूसरा है आपका कैल्शियम की, जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। दूसरा था पोटेशियम की, वाटर के साथ रिएक्शन। तो जब पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये पोटेशियम आपका क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जो आयरन है वो क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु। इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन ये है, किसी भी धातु की अगर वाटर या उसके फॉर्म के साथ रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करेंगे। इसमें पूछा गया है, ABCD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। कौन से विलयन दे रखे हैं, ये आपके टेबल है यहाँ पे, राइट। धातु कौन कौन सी है, ये यहाँ पे दे रखी ABCD। विलयन 4 है, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सक्रियता श्रेणी के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम जो विलयन दे रखे हैं सक्रियता श्रेणी में इनकी क्या पोजीशन है वो जान लेते हैं। ये इन चारों में जो मेटल हैं इन सॉल्यूशन में, ये एक्टिविटी सीरीज में कहाँ होंगे, सबसे ऊपर होगा जिंक, उसके बाद होगा आयरन, उसके बाद होगा कॉपर, उसके बाद होगा सिल्वर। तो यहाँ पे आप आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे ऊपर कौन सी चीज़ होती है, कौन सी धातु होती है जो हाईली रिएक्टिव होती है, और सबसे नीचे कौन सी होती है जो लेस रिएक्टिव होती है। ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर सकती है, लेकिन नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को विस्थापित नहीं करेगी। अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को तो डिस्प्लेस कर देगी, लेकिन कम अभिक्रियाशील
अधिक अभिक्रियाशील को डिस्प्लेस नहीं करेगी। इसी बेस पे हम देखो इस टेबल की चर्चा करते हैं। जब ए मेटल को आयरन सल्फेट में डाला गया, ठीक है, तो वहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसका मतलब यह है कि जो ए मेटल है, ठीक है, वो क्या है, आयरन से कम क्रियाशील है। आयरन से एक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, नीचे है। कौन सा वाला, ए। अब दूसरा है यहाँ पे कॉपर। कॉपर में वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब जो है आयरन से तो भले ही ए नीचे है, लेकिन कॉपर से क्या है, वो ऊपर है। इसलिए कॉपर के लिए ए क्या है, अधिक क्रियाशील है, लेकिन आयरन के लिए ए कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील वाले ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, पर कम क्रियाशील वाले ए ने आयरन को डिस्प्लेस नहीं किया। अब बात आएगी जिंक। जिंक के लिए एक बार फिर से समझते हैं। सबसे ऊपर एक्टिविटी सीरीज में है जिंक, उसके बाद है आपका आयरन, उसके बाद है कॉपर और देन है सिल्वर। अब यहाँ पे होता क्या है, आयरन सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। अब जिंक किससे ऊपर है, आयरन से ऊपर है। जब यहाँ पर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा ए वाला, तो स्वाभाविक बात है आयरन से ये लेस रिएक्टिव है, तो जिंक से भी लेस रिएक्टिव होगा और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या होगा, सिल्वर क्या है, एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है। सबसे नीचे है, किससे नीचे, कॉपर से भी नीचे। जब ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाएगी। अगला है बी मेटल। बी मेटल क्या कर रहा है, आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये सक्रियता श्रेणी में आयरन से ऊपर है। कौन सा, बी वाला, ठीक है। अब ये जब आयरन से ऊपर है बी वाला, तो कॉपर क्या है, आयरन के बाद आएगा, आयरन के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दर्शाएगा कॉपर के साथ। जिंक क्योंकि क्या है, आयरन से ऊपर है, आयरन से क्या है, जिंक ऊपर है, तो ये यहाँ इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। कौन सा, बी। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भले ही बी आयरन से अधिक रिएक्टिव है, लेकिन जिंक से कम रिएक्टिव है। इन दोनों के बीच में है, जिंक और आयरन के। अगला है यहाँ पे सिल्वर। जब ये आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है बी वाला, तो सिल्वर तो सबसे नीचे है, तो ये सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो बी वाला कितनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, आयरन के साथ, कॉपर के साथ और सिल्वर के साथ, 3 बार कर रहा है। अब जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, आंसर इसी से आपके 3 आ जाएंगे। अब है सी वाला। सी वाले में दे रखा है आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे है। एक कॉपर से भी नीचे है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। जिंक से भी नीचे है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। और सिल्वर से ऊपर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। और डी क्या है, डी का मतलब है डी किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये सबसे नीचे है। ये आप अगर समझ गए हो, अब हम इस प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ सकते हैं। क्या पूछा था, पहले में पूछा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसने करी थी, बी ने। तो इसका आंसर होगा बी। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, तो क्या हुआ था, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से हुआ था आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे आंसर किया जाएगा बी का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया, किसकी, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर। और तीसरा क्या है, धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर हम जो चर्चा कर रहे थे वही आप देख पा रहे हैं। धातु भी सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि आयरन सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आएगा विस्थापन। दूसरा है, जब धातु बी कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, यह हम बता चुके हैं आपको। और तीसरा है आपका सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, बी होगा, ये 3 बार विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है। फिर ए होगा, ये 2 बार कर रहा है। फिर सी होगा, ये 1 बार कर रहा है। और डी 1 बार भी नहीं कर रहा है, इसलिए सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, बी ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है।
आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हमेशा कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ में क्या बनता है? लवण बनता है। तो इसकी रिएक्शन क्या है? मेटल प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, धातु प्लस हाइड्रोजन गैस। धातु के रूप में हम कोई भी मेटल ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है आयरन, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला H2SO4, इसने बनाया आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 5, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक को जब आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिंक क्या है? सक्रियता श्रेणी में आयरन से ऊपर है, जिस कारण ये आयरन को आसानी से विस्थापित कर सकता है, और इस प्रकार से क्या होती है? ये विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। पेज नंबर 49 में क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। और तीसरा है, इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपको पता है इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? किसी भी एलिमेंट को उसके इलेक्ट्रॉन, उसमें उपस्थित अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित करने को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सबसे पहले सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका क्या है? Na, ये हो गया सोडियम। क्यों है? हम डॉट के रूप में जो एलिमेंट की अंतिम कक्षा होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 6, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे हम? ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 3 4 5 6, कैसे प्रदर्शित कर लो, लेकिन इसके सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 होने चाहिए। दूसरा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अंतिम कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 2, अंतिम कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी मैग्नीशियम डॉट डॉट, ये आपकी इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा, सोडियम ऑक्साइड को हमने प्रदर्शित करना था, कैसे हम उसको बनाएंगे? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Na2। यहाँ पे सोडियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है, तो एक सोडियम का ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 ये ऑक्सीजन के हो गए। अब ये सोडियम क्या होता है? इसकी अंतिम कक्षा में होते हैं 2 8 1, 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ पे कितने सोडियम है? 2, तो प्रत्येक सोडियम 1 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और क्यों डोनेट करेगा? क्योंकि इस सोडियम को भी अपना अष्टक पूरा करना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना अंतिम कक्षा का अष्टक पूरा कर लेता है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको भी अपना अष्टक पूरा करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिसीव करता है। तो यहाँ पे 2 सोडियम है, एक ऊपर वाले सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक दूसरे वाले सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस प्रकार ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है? अपने अष्टक पूरे कर दे रहा है और न्यूट्रल हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। क्योंकि प्रत्येक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों पे 1 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन डोनर हमेशा मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीवर हमेशा नॉन मेटल होते हैं। सिमिलर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप देखिए, मैग्नीशियम अंतिम कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन, और वैसे ही ऑक्सीजन की में 6 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को क्या करना है? अपना अष्टक पूरा करना है। तो मैग्नीशियम अपना अष्टक डोनेट करके पूरा करता है, जिस कारण इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि उसने 2 दिए। ऑक्सीजन अपना अष्टक रिसीव करके पूरा करता है, जिस कारण उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आयन एवं मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। ये इसका आंसर हो गया। कौन सा आयन होते हैं? सोडियम आयन, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम आयन एवं ऑक्सीजन आयन उपस्थित होते हैं। मैग्नीशियम में प्लस होता है और ऑक्सीजन में क्या होता है? माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो जैसा कि आपको पता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि आयनिक यौगिकों का निर्माण दो विपरीत आयनों, यहाँ पे आयनों लिखा है, इसकी जगह आ जाएगा आपका आयनों, आयनों के बीच आकर्षण बल द्वारा होता है एवं इसके मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्लस और माइनस इन पे चार्ज होता है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे देते हैं। इनको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है।